हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा है, आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। उम्मीद है सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और आपकी एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए इधर उधर के कामों में अपना जीवन बर्बाद मत करिए। अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दीजिए। दोस्तों, आज हम ITI फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आए हैं। आज का जो मॉड्यूल है ये 5वां मॉड्यूल है। किस नंबर का मॉड्यूल है? 5वां मॉड्यूल है। अभी तक हम 4 मॉड्यूल पढ़ा चुके हैं। ठीक, पहले नंबर पर क्या मॉड्यूल मैंने पढ़ाया? पहले नंबर जो इकाई था ये था अंग्रेजी साक्षरता, इंग्लिश लिटरेसी, यानी अंग्रेजी साक्षरता थी। दूसरा मॉड्यूल क्या था? दूसरा मॉड्यूल था IT साक्षरता, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साक्षरता। थर्ड मॉड्यूल था संचार कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, और फोर्थ मॉड्यूल कौन था? फोर्थ मॉड्यूल था उद्यमिता कौशल। ये 4 मॉड्यूल हम आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां मॉड्यूल है। 5वां मॉड्यूल कौन सा है? प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता के बारे में। अगर देखो भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ये चारों मॉड्यूल आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। कहाँ जाना है आपको? प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक ना? चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है उत्पादकता, यानी मॉड्यूल 5। क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेकर आए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन आ रहा हो या फिर जो क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दिया करें, ठीक ना, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दिया करिए। या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आपको नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन उससे हमसे पूछ भी लिया करिए। हम उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा। पहला क्वेश्चन कहता है कि ATM का उपयोग करने के दौरान, यानी जब आप जाते हैं कहाँ? पैसा निकालने के लिए जाते हैं ATM के पास, तो कहता है कि ATM के उपयोग के दौरान ग्राहक, मतलब जो व्यक्ति उसका ATM यूज करता है, ग्राहक द्वारा दर्ज करके, यानी क्या दर्ज किया जाता है? क्या दर्ज किया जाता है? उसमें क्या ATM में डालते हैं तो आपका पैसा निकलता है? दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है नकद, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ATM में जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो आप क्या दर्ज करते हैं? अगर वो नंबर ना डालें तो आपका ATM जो है पैसे नहीं निकालेगा। ठीक, तो क्या उसमें दर्ज करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है नगद, यानी कैश तो भैया हम बाद में निकालते हैं, नहीं, उससे पहले हम कुछ और प्रोसेस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है IFSC कोड। क्या IFSC कोड डालते हैं? नहीं भाई, IFSC कोड भी नहीं डालते हैं। देखो हम यहाँ IFSC कोड का फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, याद कर लो तुम लोग। IFSC, ठीक। I फॉर होता है इंडियन, F फॉर होता है फाइनेंशियल, F फॉर होता है फाइनेंशियल, S फॉर होता है सिस्टम, S फॉर होता है कोड। ठीक, मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये IFC का फुल फॉर्म होता है। नोट कर लेना, इसके से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन होगा IFSC कोड, थर्ड ऑप्शन है पिन, फोर्थ ऑप्शन KYC। तो बताइए ATM में जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो क्या दर्ज करते हैं? उसके बाद ATM पैसा निकालता है तो हम सबसे पहले क्या डालते हैं? पिन कोड डालते हैं भाई, तभी तो वो पैसे हमारा निकलता है। पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड क्या अपनी मशीन से मैच करेगा। अगर पिन कोड सही होगा तब जाकर तुम्हारे जो मनी, यानी जो पैसे होंगे तभी तो निकलेंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फिर से ATM से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ATM से है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ATM का विस्तार है, यानी जो ATM है, ठीक, ATM का फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया, पूरा नाम पूछ रहा है ATM का। चलते हैं ऑप्शन में। पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, नहीं तो पता है तो हम बता रहे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है असिंक्रोनस टेलर मशीन। सेकंड ऑप्शन कहता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। थर्ड ऑप्शन कहता है ऑटोमेटेड टाइम मशीन। फोर्थ ऑप्शन ऑटोनॉमस टाइम मशीन।
तो ये देखो भाई, ये टाइम मशीन दो दो ऑप्शन में, टाइम मशीन वाले क्वेश्चन ऑप्शन हम ऐसे ही कट कर देंगे। टाइम मशीन हमारी ये होती नहीं, कोई टाइम देखने के लिए यूज नहीं किया जाता है। फिर कहता है आसिंक्रोनस टेलर मशीन, ये आसिंक्रोनस टेलर मशीन भी नहीं है। तो ये कौन ऑप्शन बच गया? बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीएम का। ठीक, तो यहाँ हमने दो फुल फॉर्म अभी तक बता चुके हैं। एक बताया किसका? IFSC कोड का बताया है। ठीक, और दूसरा बता दिया एटीएम का फुल फॉर्म बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कम उत्पादकता के कारण होगा, यानी कोई चीज़ आप कहीं फैक्ट्री लगाए हैं। ठीक, मान लीजिए कहीं आप फैक्ट्री लगाए हैं, ये आपकी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में डेली यानी रोज आप 10 बाइक बनाते हैं, यानी मोटरसाइकिल 10 बनाते हैं। ठीक, और क्या हो जाए, किसी दिन आप एक दिन में 5 ही मोटरसाइकिल बनाए, नहीं बाइक बनाए, तो क्या हो, जो प्रोडक्टिविटी यानी जो उत्पादकता होगा वो उत्पादकता कम हो जाएगा कि नहीं। आज 10 बनाए, कल हो सकता है 5 ही बनाए, तो आज की अपेक्षा कल का उत्पादन कम होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कम उत्पादकता के कारण होगा, यानी कम उत्पादकता के कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है नौकरी की सुरक्षा। क्या अगर उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा तो नौकरी, वहाँ करने वाले लोग लगातार नौकरी करते रहेंगे? नहीं भाई, नौकरी की सुरक्षा नहीं रह जाएगी वहाँ। ठीक, मान लीजिए कोई दुकान खोला, उसका दुकान धीरे धीरे बंद हो गया। ठीक, तो उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि नहीं निकाल दिया जाएगा? तो उनकी नौकरी कहाँ सुरक्षित रह जाएगी? सुरक्षित तो नहीं रह जाएगी। तो ये ऑप्शन कहता है नौकरी की सुरक्षा, नहीं, नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। ठीक, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है राजनीतिक स्थिरता, यानी जो राजनीतिक पार्टियां होंगी उसमें स्थिरता बनी रहेगी। नहीं भाई, राजनीतिक पार्टियों में स्थिरता भी नहीं बनी रहेगी। क्योंकि उत्पादकता कम होने से राजनीतिक पार्टियां प्रभावित होती हैं। ठीक, सेकंड ऑप्शन हो गया राजनीतिक स्थिरता। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी। हाँ भाई, अगर उत्पादकता कम हो जाएगी तो आपका जो मालिक होगा वो धीरे धीरे लोगों को निकालना स्टार्ट कर देगा कि नहीं कंपनी से, क्योंकि कंपनी में काम ही नहीं बचा, तो लोगों को निकालना स्टार्ट कर देगा। तो उनकी जो इनकम होगी वो कम होती चली जाएगी। जो इनकम कम हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति जो घरेलू उत्पाद होगा, ठीक ना, उसमें कमी आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन के साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, नहीं वृद्धि नहीं होगी, कमी हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बट इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या कहता है उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी उत्पादन को अनुपात मतलब यहाँ पूछ रहा है किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है आउटपुट, यानी आउटपुट अपान इनपुट के रूप में। ठीक, सेकंड ऑप्शन कहता है इनपुट अपान आउटपुट के रूप में। थर्ड ऑप्शन कहता है यानी उत्पादक, यानी उत्पादन अपान कारीगरी के कौशल के रूप में। फोर्थ ऑप्शन कहता है इनपुट अपार कारीगरी के कौशल के रूप में। तो जो उत्पादन होता है वो किस में होता है? उत्पादन हमेशा जब भी होगा तब किस में हो जाएगा? आउटपुट अपान इनपुट, यानी कि हमको कितना क्या मिल रहा है और हम कितना उत्पादन कर रहे हैं उसके अनुपात को बोला जाता है उत्पादन। यानी आपको मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किए, 10,000 का बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक, 10,000 का स्टार्ट किए बिजनेस, ठीक, और उसका उत्पादन आप उससे 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये उत्पादन क्या हो जाएगी? उत्पादन हो जाएगा कि हम 20,000 बटे 10,000 कर देंगे। ठीक, 20,000 बटे 10,000 कट जाएंगे तो देखो तो ये 2,000 हो जाएगा, नहीं 2 गुना मुझे प्रॉफिट हो रही है। ठीक, तो उत्पादन का अनुपात क्या हो जाएगा? आउटपुट अपान इनपुट। ठीक, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक, वो व्यवसाय कर रहा है, वो उसके जो ग्राहक हैं उसको सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे बैंक जाते हो तुम, सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे तुम कहाँ गए? बैंक जाते हो, ठीक,
बैंक में तुमको पैसा जमा करना या वहाँ से लोन लेना है, ठीक। तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारे जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उनका सत्यापन करेगा कि नहीं करेगा, सत्यापन करेगा कि तुम जो है ऐसा तो नहीं तुम्हारे डॉक्यूमेंट कोई फर्जी बने हों, ठीक। तो सारे डॉक्यूमेंट को तुमको सत्यापन करेगा। तो की जाने वाली जो प्रक्रिया होगी उसको बोला जाता है KYC। क्या बोला जाता है, KYC। फुल फॉर्म क्या होता है बताइए इसका KYC का, नाउ योर कस्टमर, यानी ग्राहक की पहचान, ग्राहक की पहचान, ठीक। तो जब आप कहीं बैंक जाएंगे तो आपकी पहचान, ग्राहक की पहचान के रूप में वो क्या करेगा, KYC करेगा, नाउ योर कस्टमर, KYC का फुल फॉर्म। तो देखो यहीं पर मैंने KYC का फुल फॉर्म बता दिया है। यहाँ देखो GDP का एक बार क्वेश्चन तुमको याद है, मैंने शायद मॉड्यूल किसमें 4 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताया क्या था, GDP का फुल फॉर्म। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होता है GDP का फुल फॉर्म। यहाँ देखो ATM का फुल फॉर्म बताइए, अभी जस्ट दो मिनट पहले बताया ATM का फुल फॉर्म बताया है, ATM का फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 2 फुल फॉर्म कौन सा, एक GDP का और एक ATM का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्वचालन का क्या लाभ है, यानी जो खुद से काम करते हो जिसको बोला जाता है ऑटोमेशन। स्वचालन का क्या लाभ है, यानी कोई चीज़ अपने आप हो रही, कोई मशीन अपने आप काम कर रही है, ठीक। तो उसका क्या लाभ है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि कम संचालन समय, क्या अगर वो मशीन अपने आप काम कर रही है तो उसका जो संचालन का टाइम होगा वो कम लगेगा, ठीक। हाँ, संचालन का टाइम कम रहेगा क्योंकि वो अपने आप काम कर लेगी तुरंत ही, ठीक। जैसे देखा नहीं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती जहाँ पर ये चीज़ों को बनाया जाता है वहाँ जितनी भी मशीनें लगी होती हैं वो सब ऑटोमेटिक होती हैं, वो सब अपने आप काम करती हैं, ठीक ना। तो उसमें समय की बचत हो जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्वचालन का ये लाभ है कि समय की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन कहता है कि उच्च प्रारंभिक लागत, नहीं भाई लागत क्या होगी, प्रारंभिक लागत उच्च नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रारंभिक उच्च लागत नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन कहता है अप्रत्याशित विकास लागत, यानी अत्यधिक विकास लागत होगी, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है सुरक्षा खतरे, यानी सुरक्षा खतरा भी नहीं होगा। स्वचालन का लाभ क्या हो जाएगा, कम संचालन टाइम में काम पूरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा देखिए, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ध्यान से सुनना, बेरोजगारी की दर क्या है, यानी यहाँ पूछ रहा है बेरोजगारी की दर क्या है। बेरोजगार किनको कहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं होती, कुछ नहीं, काम नहीं करते, उनको बोला जाता है बेरोजगार। जो कहीं पर रोजगार में ना लगे हों, ठीक, उनको बोला जाता है बेरोजगार। तो पूछ रहा है बेरोजगारी की दर क्या है। आगे फिर क्वेश्चन दिया, यदि श्रमबल, श्रमबल का मतलब जो व्यक्ति काम करने के योग्य हैं, श्रमबल कितना है, श्रमबल है 125 बिलियन लोग, तो हम 125 मान लेते हैं, ये हो जाएगा मिलियन लोग, 125 मिलियन लोग श्रमबल हो, ठीक। इसमें से कहता है 100 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 100 मिलियन व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक। 25 बिलियन लोग क्या कर रहे हैं, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, कितने हैं, 25 बिलियन लोग काम नहीं कर रहे हैं। यानी कहीं 125 बिलियन लोग थे जिनमें से 100 बिलियन लोग काम कर रहे थे और 25 बिलियन लोग काम नहीं कर रहे थे। तो पूछ रहा है इसमें बेरोजगारी की दर क्या होगी। चलिए बताते हैं बेरोजगारी दर का फार्मूला। देखो बेरोजगारी दर का जो फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बेरोजगारी दर बराबर लिखेंगे बेरोजगार लोगों की संख्या, बेरोजगार लोगों की संख्या बटे कुल श्रम बल, और ये गुणे 100, ठीक, ये गुणे 100 हो जाएगा। फिर से देख लो, फिर से देखते, यहाँ से लिखते हैं, ये लिखा है बेरोजगारी दर, बेरोजगारी
बेरोजगारी दर बराबर हो जाता है बेरोजगार लोगों की संख्या, यानी बेरोजगार लोगों की संख्या बटे कुल श्रम बल गुणे 100। ठीक, तो इसी फार्मूले रख देते हैं। बेरोजगारी दर बराबर, तो बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है, यहाँ कह रहा है बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है, बताइए। बेरोजगार की संख्या ये देखो, अभी बताया था 25 बिलियन जो लोग हैं बेरोजगार, काम नहीं करते, तो बेरोजगारों की संख्या हो गई 25 गुणे अपान में क्या कहता है कुल श्रम बल। कुल श्रम बल कितना, ये देखो ये श्रम बल लिखा हुआ है, कुल श्रम बल कितना है 125 कुल श्रम बल हो जाएगा, गुणे ये फार्मूला से 1 यानी 100 लिख दिया। अब देखो काटेंगे, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, ये 5 हो गया नीचे नहीं। अब देखो काट देंगे फिर से, 5 एकन 5, 5 बिसहियम 100, तो कितना परसेंटेज हो गया 20% लोग क्या हैं बेरोजगारी दर हो जाएगी। यहाँ बेरोजगारी दर कितनी हो जाएगी 20%। देखिए ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है 20%, ये देखिए ऑप्शन में 20% लोग मैच यहाँ हो रहा है, यानी 20% लोग क्या हैं बेरोजगार हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, यानी किस बाजार में वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, किस बाजार में। एक होता है पूंजी बाजार जहां पैसों का लेन देन होता है, एक होता है श्रम बाजार जहां लोग काम करने जाते हैं, श्रम का होता है ठीक बाजार, उसको बोला जाता है श्रम बाजार। तो किसका कौन बोला है, और थर्ड ऑप्शन का मुद्रा बाजार जहां पैसों का होता है ठीक, माल बाजार जहां कच्चा माल निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, उसको कच्चा बाजार बोलते हैं। ठीक, ये वास्तविक बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार को निर्धारित करने वाला जो बाजार हो जाएगा उसको बोलते हैं लेबर मार्केट, क्या बोलते हैं श्रम बाजार। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी यहाँ पर वास्तविक मजदूरी होती, क्योंकि लोग मजदूर होंगे तभी तो वो काम करने जाएंगे, तो उसको बोला जाता है लेबर मार्केट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई देश है उसमें आर्थिक प्रदर्शन हो रहा, आर्थिक मतलब उसका वित्तीय क्या हो रहा, वृद्धि हो रही है, तो किसके द्वारा मापेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है केवाईसी, क्या हम उसका केवाईसी करेंगे, नहीं, केवाईसी का भी फुल फॉर्म बताया था नहीं कि बैंक में हम जाते हैं तो वो हमारे ग्राहक की पहचान के रूप में क्या करता है डॉक्यूमेंट लेता है, उनका वेरीफाई करता है, नहीं केवाईसी करता है। सेकंड ऑप्शन कहता है जीडीपी, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है बता चुके हैं, क्या बताया था जीडीपी का, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो देखो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, किसी एक देश के अंदर उस देश के व्यक्तियों द्वारा किया गया आयात निर्यात से जो भी पैसे इनकम होती है उसको बोला जाता है जीडीपी बोला जाता है। ठीक ना, आर्थिक प्रदर्शन किसके द्वारा मापा जाता है, जीडीपी के आधार पर मापा जाता है। कोई भी देश कितना ज़्यादा जीडीपी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस देश की आर्थिक दशा उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे अभी तुमसे पूछ लें कि जीडीपी के आधार पर भारत की रैंकिंग क्या है, कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो भी उस दिन पहले बताया था चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था है, यानी चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत यानी इंडिया है। ठीक, ये जीडीपी के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं। ये भैया जोखिम क्या है, जोखिम मतलब कोई भी कार्य हम करने जाते हैं जिसको बोला जाता है रिस्क, यानी इस कार्य में ये भी रहता है कि हो सकता है मुझे लाभ मिल जाए और हो सकता है मुझे क्या हो जाए हानि यानी नुकसान भी हो जाए। तो इस बात का क्लियर नहीं होता कि वहाँ लाभ होगा कि नुकसान होगा, तो उसका बोला जाता है जोखिम, यानी अधिकतम बोला जाता है कि लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है।
किसमें जोखिम ज़्यादा, शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है संपत्ति जोखिम। संपत्ति जोखिम, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, हो जाता है। सेकंड ऑप्शन कहता है प्रौद्योगिकी जोखिम, यानी टेक्नोलॉजी, जो हम टेक्नोलॉजी नए नए आविष्कार करते हैं उसका जोखिम होता है। थर्ड ऑप्शन कहता है दायित्व जोखिम, क्या दायित्व जोखिम हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है क्रमिक जोखिम, क्रमिक जोखिम नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर शुद्ध जोखिम कौन सा हो जाएगा, की श्रेणी में नहीं आता है। निगेटिव आना बताना, तो ये जो लिखा प्रौद्योगिकी जोखिम ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति जोखिम तो होता ही होता है, और ये दायित्व जोखिम भी होता है, क्रमिक जोखिम भी होता है, लेकिन पूछ रहा नहीं है, तो ये जो प्रौद्योगिकी जोखिम है ये प्रथम श्रेणी में नहीं है, शुद्ध जोखिम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि प्रेरणा, हम तुमसे बोल रहे हैं कि भैया ITI कर लो तो तुम अच्छे नंबर से कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, कहीं तुम अपना रोजगार देख लोगे, या किसी कंपनी में काम करने लगोगे, अच्छी वेतन मिलने लगे, तो ये प्रोत्साहन होगा। या फिर कोई तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास किसी संसाधन की कमी है, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो हमको संसाधन देता है वो प्रोत्साहन हो जाता है। ठीक, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी क्या है, ये प्रोत्साहन होती है कि तुम तुम काम ITI कर लो, तुमको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी ताकि तुम्हारी ITI करने में तुमको कोई बाधा ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है प्रोत्साहन का, बेहतर गुणवत्ता। क्या प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं बेहतर गुणवत्ता, भैया उद्देश्य यहाँ देखो निगेटिव पूछ रहा है तो मुझे निगेटिव ही बताना है। ठीक, बेहतर गुणवत्ता, हाँ ये प्रोत्साहन का उद्देश्य होता है कि जैसे हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ स्कॉलरशिप नहीं है तो पैसे मुझे घर से देना पड़ेगा, अगर स्कॉलरशिप आ जाएगी तो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ जाएंगे तो हमारी गुणवत्ता कैसी होगी, बेहतर कॉलेज मिल जाएगा तो बेहतर गुणवत्ता हो जाएगी। ठीक, बट यहाँ निगेटिव पूछ रहा है तो आंसर निगेटिव देंगे, ये पॉजिटिव है, ये सही तो है आंसर लेकिन ये पॉजिटिव है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, उत्पादन की उच्च लागत, यानी प्रोत्साहन की उद्देश्य नहीं है उत्पादन की उच्च लागत, उत्पादन की उच्च लागत नहीं, उत्पादन की निम्न लागत हो जाएगी, तो ये निगेटिव है। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहता है उच्च उत्पादन, उत्पादन अधिक होगा, हाँ उत्पादन तो अधिक होगा लेकिन ये पॉजिटिव है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कम अपशिष्ट, हाँ कम अपशिष्ट तो कम होगा लेकिन ये पॉजिटिव है, मुझे आंसर देना है निगेटिव में। तो देखो निगेटिव कौन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की उच्च लागत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मापदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार नहीं। भैया फिर से एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। KYC का फुल फॉर्म अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, KYC का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए फट दे। ठीक, इस पर बोल रहा है कि KYC के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक यानी स्वीकार नहीं KYC के लिए, जब जैसे बैंक जाएंगे तो KYC करना पड़ेगा, ठीक ना, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुमको नहीं ले जाना ऐसा समझिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है वोटर ID कार्ड, KYC वोटर ID कार्ड की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन कहता है राशन कार्ड, हाँ भाई राशन कार्ड भी लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है आवासीय प्रमाण पत्र, हाँ भाई निवास प्रमाण पत्र भी लगता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है आय प्रमाण पत्र, भैया KYC में आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, ग्राहक के संबंध में जानना चाहता है। तो वोटर ID के कार्ड के द्वारा पता चल जाएगा तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा प्रधान पंचायत क्या लगती है, ठीक। राशन कार्ड के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक, और आवास के द्वारा पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन जो आय प्रमाण पत्र होती है इसमें इनकम से संबंधित होता है, आय से संबंध होता है, तो ये आय से संबंध जो है KYC में उपयोग नहीं होता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा KYC के लिए जरूरी नहीं, तो आय प्रमाण पत्र KYC के लिए जरूरी नहीं है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है। यानी पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक, आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप फैक्ट्री को स्टार्ट कर दी थी, तो इसमें पूछ रहा है कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व, यानी जिसके कौन सी अवस्था जिसमें आपको पैसों की ज़्यादा बचत हो रही है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ठीक। तो ऑप्शन कहता है वृद्धि चरण, यानी फर्स्ट कहता है ऑप्शन वृद्धि चरण। हाँ, जब हम धीरे धीरे मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 का, फिर
5,000 का स्टार्ट किया, फिर 10,000 का हो गया, फिर 15,000 का हो गया। तो देखो ये क्या हो रहा है, वृद्धि चरण, 5 से 10, 10 से 15, धीरे धीरे इनकम राजस्व की वृद्धि हो रही। राजस्व का मतलब जो आपका इनकम है, पैसे हैं वो उसकी वृद्धि हो रही। तो देखो वृद्धि चरण पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि चरण। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है परिपक्वता अवधि। परिपक्वता अवधि से कोई लेना देना नहीं होता है। परिपक्वता अवधि क्या होती है? परिपक्वता अवधि ये होती है कि जैसे मान लीजिए तुमने कोई पॉलिसी कराई, LIC कराया, ठीक, बताया गया कि आपको 5 साल भैया जमा करना होगा पैसे, और लगभग 5 साल के बाद आपको अगर आज 2 लाख हो जाएंगे तो आपको 2.5 यानी 2.3 या फिर 3 लाख, मान लीजिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5 साल की जो अवधि पूरी होने पर आपको कितने मिलेंगे? 3 साल, 3 लाख मिलेंगे। तो ये इसकी परिपक्वता अवधि हो जाएगी। ठीक, थर्ड ऑप्शन है गिरावट के चरण, यानी जब कोई बिजनेस डूब रहा हो, कि जैसे 5,000 से शुरू किया, 10,000 हो गया, फिर 15, फिर धीरे धीरे आकर वो फिर से 5,000 पे आ जाए, फिर 2,000 आ जाए, तो ये क्या हो रही है? धीरे धीरे गिरावट हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन कहता है परिचय चरण। देखो भैया परिचय चरण क्या होता है? परिचय चरण ये होता है कि जैसे तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुम क्या करोगे? आसपास सब लोगों को बताओगे, प्रचार कराओगे, तो इस चरण को बोला जाता है परिचय चरण। ठीक ना, क्या बोला जाता है इसको? परिचय चरण बोला जाता है। तो बताइए भैया आज के कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए? ये देखो तुम बने हुए हो, बने हुए नहीं, कौन बना है बताइए? ये कौन बनाया? मैं किसको मैंने इसको बना दिया? ठीक, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए? कितने क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हुई? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तुम लोग लाइक तनिक भी नहीं करते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।